हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला अपने बीए पार्ट थर्ड के समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों का पेपर फर्स्ट में पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने डॉक्टर घुरिये के जाति प्रथा पर विचार नामक टॉपिक पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने जाति का अर्थ और परिभाषाओं पर प्रकाश डाला था। आज हम जाति प्रथा के विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। जाति प्रथा की विशेषताओं में डॉक्टर घुरिये ने 6 प्रमुख बिंदु स्पष्ट किए हैं, जिनको मैं क्रमशः एक एक करके आपको बताने का प्रयास करती हूँ। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, और 5वीं विशेषता है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, और छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो बच्चों, अब इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम पहला बिंदु रखते हैं, वह है समाज का खंडात्मक विभाजन। तो जाति की पहली विशेषता क्या है? भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद, कार्य इत्यादि को निश्चित कर दिया। यानी जिस खंड का व्यक्ति है, उसका पद, उसकी स्थिति और उसके कार्य क्या होंगे, ये जाति प्रथा ने भली भांति निर्धारित कर दिया। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरे टॉपिक में है संस्तरण। समाज में सभी जाति की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती, वरन उनमें ऊंच नीच का एक संस्तरण अर्थात उतार चढ़ाव पाया जाता है। इसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं और शूद्र सबसे नीचे स्थान पर हैं। क्षत्रिय और वैश्य इनके मध्य में हैं। इस तरह से समाज में संस्तरण पाया जाता है। तीसरा जो टॉपिक है वह है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। जैसे कौन सी जाति किस जाति का कच्चा भोजन करेगी, कौन सी जाति किस जाति का पक्का भोजन करेगी, और कौन सी जाति किस जाति का फलाहारी भोजन करेगी। इस तरह से किन के साथ हुक्का, बीड़ी, पानी का संबंध रखा जाना है और किन के साथ ये संबंध नहीं रखा जा सकता है। इस तरह से ये है। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि ब्राह्मण जाति के हाथ का बना हुआ कच्चा, पक्का, फलाहारी सभी तरह का भोजन अन्य सभी जातियां कर सकती हैं, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों का ही कच्चा भोजन कर सकते हैं। पक्का भोजन वो वैश्यों के यहाँ भी कर सकते हैं और क्षत्रियों के यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शूद्रों के यहाँ का भोजन वो किसी भी तरह का नहीं कर सकते, ना कच्चा, ना पक्का, ना फलाहारी। इस तरह से कई जो निषेध हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब चौथा टॉपिक देखते हैं, वह है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। इसके अंतर्गत क्या है
कि कुछ उच्च जातियों को कई सामाजिक धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर अनेक निर्योग्यताएं लादी गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मालाबार के ईजावह लोगों को जूता पहनने का अधिकार नहीं है, छाता लगाने का अधिकार नहीं है, गाय का दूध निकालने का अधिकार नहीं है। यानी इन सारे अधिकारों से उनको वंचित रखा गया है। इस तरह का ये साउथ में प्रचलन है। हालांकि संविधान के द्वारा इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये संविधान से अलग कई समाजों में प्रचलन में है। तो इस तरह मैंने आपको बताया 4 विशेषताएं जाति की। 5वीं विशेषता मैं आपको बताती हूँ, वो है पेशे के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें प्रत्येक जाति का एक परंपरात्मक व्यवसाय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कई जातियों का तो नाम से ही व्यवसाय का पता चल जाता है। जैसे बढ़ई, तो आपको पता चल गया खाती या बढ़ई क्या करता है, ठीक है। सुनार, तो आपको पता चल गया कि सुनार क्या का पेशा क्या है। इसी तरह से अन्य जातियां हैं जो उनके पेशे से ही जानी जाती हैं। अब इस तरह से अच्छा, इन जातियों को क्या है, जब जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी, प्रबल थी, तो उस समय प्रत्येक जाति के सदस्य को अपना ही व्यवसाय करने के लिए बाध्य किया जाता था। अब हालांकि ऐसा नहीं है। संविधान के द्वारा कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कर सकता है, लेकिन जाति में ऐसा था। अब जो एक 6ठी विशेषता है विवाह संबंधी प्रतिबंध। इसमें क्या है, यह जाति की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक जाति को अपनी ही जाति में या अपनी ही उपजाति में विवाह करने की आज्ञा होती है। जाति या उपजाति से कोई भी व्यक्ति बाहर विवाह नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जाति पंचायत उसे अपनी जाति से बहिष्कृत कर सकती है, उससे रोटी बेटी का नाता तोड़ सकती है, उससे उस जाति से संबंधित सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। इस तरह व्यक्ति को विवाह संबंधी प्रतिबंध की पालना करनी पड़ती है और कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बहिष्कृत नहीं होना चाहता है। तो जाति की अवमानना करके समाज में कोई भी रहना नहीं चाहता है। इस तरह से मैंने आपको आज बताया जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। मैं पुनः आपको एक बार फिर से इन सभी विशेषताओं को दोहरा देती हूँ। पहली, डॉक्टर घुरिया ने पहली विशेषता आपको बताई है जाति का समाज में खंडात्मक विभाजन। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई थी संसरण, अर्थात प्रत्येक जाति ऊंचे नीची सीढ़ियों पर बैठी होती है, विराजमान होती है, उनमें ऊंचा नीचा स्थान पाया जाता है। सभी का सामाजिक संसरण या सामाजिक स्थिति बराबर नहीं होती है। तीसरा मैंने आपको बताया भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा मैंने आपको बताया नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेष अधिकार। और इसी तरह से जाति की जो 5वीं विशेषता मैंने आपको बताई वो है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। यानी जो जाति का व्यवसाय है उस जाति के सदस्यों को वही व्यवसाय अपनाना चाहिए।
ठीक है। और जो सबसे प्रमुख विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता मैंने आपको बताई जाति की, वो है विवाह संबंधी प्रतिबंध, जिनकी पालना हर हालत में जाति के सदस्य को करनी चाहिए। हालांकि आज की बदलती परिस्थितियों में और संविधान के लागू होने के बाद इनमें से बहुत सारी चीज़ों का कोई लीगल महत्व नहीं है, वैधानिक रूप से ये ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में अधिकांश इनका प्रचलन पाया जाता है। तो इस तरह मैंने आपको बताया जाति की विशेषताएं क्या हैं, और इसके बाद भी यदि किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या आपकी चाही गई क्वेरी को ईमेल के माध्यम से सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगी। आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से मैंने आज आपको जाति की विशेषताएं बताई, और कल हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्रोफेसर घुरिये ने जाति की उत्पत्ति के संबंध में प्रजातीय सिद्धांत एवं ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है, इस कथन पर प्रकाश डालेंगे। तो इस तरह कल आप थोड़ा सा मानसिक रूप से तैयार होके आइए, इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ के आइए, ताकि आप इसको ठीक तरीके से समझ पाएँ। और कल हम वहीं से शुरू करेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और कल फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।